So hello and welcome back students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11 Political Science most important chapter कार्यपालिका. So आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका के बारे में. So basically जो सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं उसमें से हम फर्स्ट कैरेक्टर आज शुरू करने वाले हैं. So स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स इस चैप्टर के एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. So let's start. शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि आखिर कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है. तो देखिए, कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं. अब वो जो कायदे कानून रोजाना लागू करते हैं वो स्वीकृति उनको कहाँ से प्रदान होती है. तो सरकार का दूसरा अंग जो होता है विधायिका जिसको हम कहते हैं, तो विधायिका के तहत उसको स्वीकृति प्रदान होती है. जितने भी कानून व प्रशासन के तौर तरीके होते हैं उसको कार्यपालिका नियमित तौर पे लागू करता है. तो एक बार नोट्सों के माध्यम से समझ लेते हैं. तो कार्यपालिका का अर्थ है सरकार के उस अंग से जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करता है. सरकार का वह अंग जो कायदे कानून को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है वह कार्यपालिका कहलाता है. ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है. कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है. ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका में केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि इसमें सिविल सर्विस के अधिकारी भी आते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कार्यपालिका का मतलब क्या है, कोई भी कार्य करना, और कार्य से हम याद रख सकते हैं कोई भी कानून या फिर नीति, तो उसको एक नियमित तौर पे लागू करना और जो कि वो नीतियां वो कानून जो कि विधायिका के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है. तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कार्यपालिका क्या कहलाता है, प्रशासन का काम करता है ये, और उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं. अब प्रशासन का मतलब क्या होता है, बेसिकली सारी वो एक्टिविटीज जो कि एक स्ट्रक्चर को संभालने में कार्य करती हैं. तो एक देश के स्ट्रक्चर को संभालने के लिए जितना प्रशासन का वर्क है वह कार्यपालिका कहलाएगा. आया समझ में. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि कार्यपालिका के अंदर हम बात कर रहे हैं देश का स्ट्रक्चर, देश को संभालना, तो इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का या नेताओं का रोल नहीं होता. इसके अंदर रोल होता है सिविल सर्विसेज का, जैसे कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों का या जो बड़े ओहदे पर अधिकारी हैं उनका भी. तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें राय ली जाती हैं. जो जिस क्षेत्र को संभाल रहा है, जो जिस जिले को संभाल रहा है उसके बारे में सारी चर्चा की जाती है. तब जाकर इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद कार्यपालिका अपना कार्य करती है प्रशासन तौर पे. तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि इसमें सिविल सर्विसेज के अधिकारी भी आते हैं. राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है. ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पूछा जा सकता है हमसे कि राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब क्या है और स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है. तो राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर प्रधान, सरकार का जो प्रधान होता है और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है और ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं. दूसरा, स्थायी कार्यपालिका का मतलब ये है जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है. तो ये हमारे दोनों में डिफरेंस हो गया. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है संघात्मक शासन प्रणाली, अध्यात्मक शासन प्रणाली और अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली. तो इन तीनों के बारे में हम समझते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इन तीनों प्रणालियों के माध्यम से कौन सा देश कौन सा शासन कर रहा है. ये स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अध्यात्मक प्रणाली क्या होती है, अर्ध अध्यात्मक प्रणाली क्या होती है और संसदीय प्रणाली क्या होती है. तो देखिए, पहले हम बात करें अध्यात्मक प्रणाली की. तो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का ही प्रधान होता है. इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है. यानी कि हम बोलें हेड ऑफ नेशन कौन होता है, राष्ट्रपति होता है. कि हर एक कार्य में, हर एक व्यवस्था में राष्ट्रपति की चलनी है, प्रधानमंत्री की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती. अगर मैं बात करूँ संसदीय प्रणाली की, तो संसदीय प्रणाली जो है यही हमारे देश के अंदर अपनाई गई है. इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है. इस व्यवस्था में राष्ट्रपति एक नाम मात्र देश का राजा होता है. प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है. यानी संसदीय व्यवस्था के अंदर जो कोई भी देश काम कर रहा है उसके पास राष्ट्रपति तो है, मगर राष्ट्रपति के पास कोई ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पे देश का विकास के अंदर अपना योगदान कर सके, ऐसा कह लीजिए. यानी कि जो रियल शक्ति है ना वो प्रधानमंत्री के पास है. ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ नहीं है, उसकी शक्तियाँ हम पढ़ेंगे आगे चलकर, बट एक रियल जो सिचुएशंस होती हैं, रियल चीज़ों पर जो वर्क कर रहा है वही प्रधानमंत्री करता है. तो प्रधानमंत्री हेड होता है संसदीय प्रणाली के अंदर.
अब मैं बात करूं अर्ध अध्यात्मक प्रणाली की, तो अर्ध अध्यात्मक प्रणाली का मतलब क्या है? इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं और दोनों मिल बांट कर काम करते हैं। जैसे कि इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, यानी कुछ कार्यों के अंदर राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त हो सकती है कि भाई वो उस चीज़ पर नियंत्रण करे और उस चीज़ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए। तो इस तरीके से दोनों मिलजुल कर यहाँ काम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति ही है और यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री ही है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स थे। अब इन 3 पार्ट्स के अंदर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं, उनके बारे में समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ लिया जा सकता है कि अध्यात्मक व्यवस्था के अंदर कौन से ऐसे 3 देश हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमें पता नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितने देश काम कर रहे हैं उनको जान लेते हैं बढ़िया तरीके से। स्टूडेंट्स, अब हमने जान लिया कि भाई कार्यपालिका क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, आखिर जो वो नीति और कानून लागू करती है वो किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान होकर आते हैं, और साथ ही हमने देखा कि किसी भी देश की व्यवस्था किन किन तरीकों से चलती है, जैसे कि संसदीय प्रणाली, अध्यात्मक प्रणाली, अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। अब हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे देश जो कि इन प्रणालियों के द्वारा कार्य कर रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अमेरिका। तो अमेरिका में अध्यात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। दूसरा कनाडा। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक है, जिसमें कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। फिर फ्रांस में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ये दोनों ही जहां पर हो, उनका मतलब क्या है? अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। तो यहाँ पर भी वही है कि अध्यात्मक अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, यानी कि इन दोनों का काम थोड़ा मिल बांट के रहता है। कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं तो कुछ राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट, जापान में संसदीय व्यवस्था है। अब संसदीय व्यवस्था का मतलब जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, राष्ट्रपति एकमात्र होता है। इटली में अध्यात्मक व्यवस्था है। अध्यात्मक व्यवस्था का हम जानते हैं मतलब जिसके अंदर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री कोई कार्य नहीं होता। फिर रूस में अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के अंदर कौन क्या प्रमुख होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी क्लास थी, 6-7 मिनट की वीडियो होगी। इसके बाद की जो क्लास है मुश्किल से 1 या 2 क्लास की लगेगी, जिसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में ही छोटी क्लास मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और जितनी भी चीज़ें हमने कवर अप करी हैं उनको आपने नोट डाउन किया होगा 100%, और इवन जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं एक बार बुक्स ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट के साथ और अपने इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।